तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शुभम उपाध्याय, आपका केमिस्ट्री मेंटर, और मैं वापस आ गया हूं PYQ जो हम कर रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ऑलरेडी कंप्लीट। हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का PYQ कर रहे थे, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस को इसके प्रीवियस वाले पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आप जाइए पार्ट 1 वीडियो को देखिए। ये सेकेंड पार्ट होगा इसी PYQ क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो हमारे छूट गए थे, क्योंकि पिछला वाला लेक्चर यार काफ़ी लंबा हो चुका था, ऑलमोस्ट 50 to 53 मिनट्स का, तो वो उसमें इंक्लूड करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं इसका पार्ट 2 ला रहा हूँ आज। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस उसमें छूटे थे उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, जो कि 5 मार्क्स वाले हैं। और यार 5 मार्क्स वाले हैं तो ऑब्वियसली मेरे को एक अलग वीडियो बनानी पड़ रही है पार्ट 2 करके। ये वीडियो स्लाइटली छोटा होगा पिछले वाले वीडियो से, क्योंकि यार सिर्फ 5 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन बताएं, और यार 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पार्ट 2 वीडियो को बनाने की चाह रखी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दूं, हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था जो कि 2020 में आया था। 1 मार्क अगेन 2018 में आया था, ये भी कंप्लीट कर लिया था। ये भी और इवन ये सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीटली इजी तरीके से देख लिए थे, सॉल्व भी कर लिए थे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा अगला वाला जो बचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमारा ये 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है, ये छूटा हुआ था, ये आया हमारा अगला क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज़रा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। ये CBSE 2017 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ। तो यार हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले क्या करिए, आइसोमेरिज्म नाम का कोई शब्द है उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स। गुड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन दैट इज C4H10। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में पार्ट क्या है कि सबसे पहले आइसोमेरिज्म को बताइए। आइसोमेरिज्म को बताइए। एक्चुअल में आइसोमेरिज्म क्या होता है जरा ये समझो। इवन आइसोमेरिज्म समझने से पहले ना समझो आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स, ठीक है, अच्छे से मैं लिखता हूँ इनको। ठीक है, आइसोमेरिज्म समझने से पहले क्या समझिए कि आइसोमर्स क्या होता है। ठीक है, आइसोमर्स क्या होता है जरा हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यार देखो आइसोमर्स क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, आइसोमर्स नाम का शब्द होता है, वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चर हो वो अलग अलग हो। स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं आइसोमेरिज्म से पहले आइसोमर्स को डिफाइन करूं तो क्या लिखेंगे कि आइसोमर्स आर those organic compounds which have, ठीक है, which have same molecular formulas but have different structural फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आइसोमर्स क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स होने वाले हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने वाला है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर्स। और ये जो फिनोमेना होता है, द फिनोमेना या फिर ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये रही डेफिनेशन की बात। अब इस डेफिनेशन को ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लिखना तो यही है आप लोगों को। ठीक है, कि क्या आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड या फिर दिस फिनोमेना या फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे
कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर ये भी तुम डाल सकते हो यहाँ से भी यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो रही डेफिनेशन की बात है यार। डेफिनेशन तो यार पढ़ने पे ना उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है, तो डेफिनेशन तो बस इतना समझो कि डेफिनेशन में क्या हमने सीखा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये कैसे पॉसिबल है, जरा इसको मैं भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। देखो लेट्स सपोज कि ये अगला क्वेश्चन ना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पढ़ो, अभी मैं बताऊंगा वापस से आइसोमरिज्म क्या होता है, पर थोड़ा सा आगे पढ़ो। क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ CH4H10 यानी कि ब्यूटेन। तो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं ब्यूटेन का ही, ठीक है। आइसोमरिज्म अभी समझते हैं, ठीक है, फिर आगे इसको भी सॉल्व करेंगे, पर आइसोमरिज्म समझते हैं, ठीक है। तो देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। तो जरा C4H10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा C, या एक सेकंड बताता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, ठीक है। जरा सा हम अभी इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि ब्यूटेन है, नाम पढ़ो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन होंगे और सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो ये कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, तो इधर 3 हाइड्रोजन ऐसे आएंगे, सिमिलरली ये कार्बन पे ऐसे 2 हाइड्रोजन आएंगे, सिमिलरली ये कार्बन पे ऐसे 2 हाइड्रोजन आएंगे, और इधर फिर से वापस से 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर हमारा ब्यूटेन का, एक स्ट्रक्चर, यानी C4H10 का एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा C4H10 को क्या हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, और पता चला एक कार्बन मैंने यहाँ ब्रांचिंग कर दी। अभी भी देखोगे ना तो इधर वापस से CH3 होगा, इधर वापस से क्या होगा CH3 होगा, और इधर वापस से क्या होगा CH होगा, ठीक है, और इधर वापस से क्या होगा CH3 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 3 9, और एक क्या होता है 10, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 10, और कार्बन गिनो तो 1 2 3 4, अभी भी कार्बन 4 है यार। तो ये तो वापस से C4H10 है, देखो ना यहाँ भी C4H10 और ये भी C4H10। तो यार C4H10 यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देख रहे हो तो एक वाले स्ट्रक्चर में सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में हैं, और एक वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में हैं, एक कार्बन ब्रांच से लगा हुआ है। यानी कि C4H10 मैं क्या कहूँगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आइसोमर्स है किसका, C4H10 यानी ब्यूटेन का, किसका यानी ब्यूटेन का। यानी कि क्या एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को अलग अलग 2 2 3 3 टाइप का स्ट्रक्चर बना के हम जब अलग अलग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक या एक से अधिक तरीके के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकें। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया प्रॉपर, मैंने फिर से मिटा के एक बार और मैं इस चीज़ को लिखता हूं कि C4H10 को देखो 2 तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो सारे कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में बना दो, ठीक है, और सभी हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो, कंप्लीट ऑल दी वैलेंसीज, ठीक है, सारी वैलेंसी जो है विथ हाइड्रोजन, ठीक है। और एक में क्या करो C4H10 ही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एक कार्बन को तुम यहां से ड्रॉ कर दो, तो इस बार देखो तो सिर्फ 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक कार्बन ब्रांच में लग गया, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो अलग अलग हुआ, लेकिन ये फार्मूला और ये फार्मूला देखो सेम है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो भी हमने अभी काम किया है, ये जो भी प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन वापस से एक बार पीछे जाके देखो मैंने क्या लिखवाया है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका क्या हो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूटेन का एक आइसोमर्स स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन का एक आइसोमर स्ट्रक्चर है, मतलब ब्यूटेन को ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है और ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो यही होता है आइसोमेरिज्म। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स में डिफरेंस है। आइसोमेरिज्म मतलब वो फिनोमेना, वो प्रोसेस, और आइसोमर मतलब कि अलग अलग स्ट्रक्चर, ये जो नया स्ट्रक्चर जो बना है उसी को आइसोमर्स बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ, ये ब्यूटेन का एक आइसोमर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्यूटेन का एक आइसोमर्स कहा जाएगा। तो आई होप आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया, अब मिटाते हैं। तो हमने एक पार्ट कर लिया, दूसरे पार्ट में क्या है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स। ठीक है भाई, आप आइसोमेरिज्म बता दिए, आप आइसोमर्स भी बता दिए, अब उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, 4 गुणों को बताइए। तो आइसोमर्स में सबसे पहला चीज तो क्या होता है, अभी पढ़े कि क्या होगा,
आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी पढ़ा ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आइसोमर जो होता है उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब ये देखो, एक स्ट्रक्चर था ऐसा, सॉरी चार था, ठीक है। एक स्ट्रक्चर था ऐसा और एक स्ट्रक्चर था ऐसा। तो यार ये देखो, ठीक है, ये देखो, एक स्ट्रक्चर था ये वाला और एक स्ट्रक्चर आया ये वाला। अब देख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं। तो यार स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से क्या होता है ना कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, अब यार स्ट्रक्चर बदल गया तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग हो जाती है। तो मान लो अगर क्वेश्चन आ गया कि आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है, तो क्या लिखोगे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब कि एक कंपाउंड का, देख रहे हो ना, ब्यूटेन ही है, C4H10 ही है, लेकिन एक ही कंपाउंड का हम दो तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं आइसोमर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म का हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया कि पहला क्या है कि आइसोमर्स होता है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक में हमने लिखा था क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यह भी लिखा था हमने अभी, ठीक है। दूसरा में क्या है कि ऑल द आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जितने होंगे सबका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। बिकॉज बिकॉज मत लिखो, यहां लिखो ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर, समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या होता है ना, देखो तीसरा पॉइंट क्या होता है ना कि इनकी क्या होती है ना, समटाइम्स जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना वो समटाइम्स सेम रहती है, ठीक है। समटाइम्स केमिकल प्रॉपर्टी में भी सेम बट क्या होती है, डिफरेंट भी हो जाती हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब दो स्ट्रक्चर या फिर दो आइसोमर्स को देखा जाता है तो उनकी कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टी आपको सेम दिखती है और कभी कभी कोई और कंपाउंड के आइसोमर्स को जब देखा जाता है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो है क्या होती है, डिफरेंट दिखती है। मतलब कुछ कभी है फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होता है कि सेम भी हो सकती है पर अलग अलग भी हो सकती है, मे बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। सेम भी हो सकती है और कई केस में अलग अलग भी हो सकती है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि समटाइम केमिकल प्रॉपर्टी में भी सेम और डिफरेंट, ठीक है। चलो, और चौथा चीज क्या है, ये देखो कि आइसोमर्स हैव इसको फिर से मैं सेम अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो आखिरी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि आइसोमर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब आइसोमर जो होगा, ठीक है, देखो यार C4H10 था, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे बना था और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बना था, लेकिन यार मैंने ऐसा थोड़ी किया है कि दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने 5 कार्बन को ले लिया है। इसमें कार्बन एटम कितने हैं, पहले वाले में इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 4, और इसमें भी, इस स्ट्रक्चर में भी कार्बन एटम कितने हैं, 4। मतलब कि जो आइसोमर्स होंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम होगा, एटम नहीं बदलेगा। स्ट्रक्चर बदलने से एटम का फार्मूला नहीं बदल जाएगा। मान लो अगर पहले C4H10 था फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी C4H10 ही रहेगा। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे किसी भी आइसोमर्स में,
ठीक है। तो ये था हमारा 4 कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला क्या था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, ऑल द आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे यार अलग अलग स्ट्रक्चर होगा तो देखने में भी क्या होगा, अलग अलग दिखेगा, और यार जब देखने में अलग अलग दिख रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तीसरी चीज क्या बताई कि कुछ टाइम, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम भी हो जाती है और कभी कभी डिफरेंट भी हो जाती है, मतलब कभी कभी मैच भी करने लगती है और कभी नहीं भी मैच करती है, तो मे बी सेम या मे बी डिफरेंट। और चौथा क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो होंगे, इवन कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, वो क्या होंगे, आइसोमर्स में सेम होंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट जो है C4H10, यानी क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन के कितने तरीके के आइसोमर्स बन सकते हैं। तो याद रखिएगा 3 तरह के सबसे पहले तो आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है। एक N आइसोमर्स, ठीक है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल आइसोमर्स। एक होता है आइसो और एक होता है नियो, ठीक है, ठीक है। 3 तरह के आइसोमर्स अभी आपको पढ़ने हैं। एक N यानी नॉर्मल, एक होता है आइसो ISO आइसो, और एक होता है नियो, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ, एक तो N, एक टाइप होता है आइसो और एक टाइप होता है नियो, ठीक है। तो देखो N कैसा दिखता है, N होगा स्ट्रेट चेन में, मतलब नॉर्मल मतलब नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट चेन में। और आइसो को कैसे पहचानेंगे, कोई आइसो उसमें है कि नहीं, ठीक है, आइसो है कि नहीं वो हम कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। लेट्स सपोज ऐसे लगा होगा कहीं, लेट्स सपोज 4 कार्बन एटम है और कहीं एक से यहाँ से ऐसे ब्रांच निकला हो या फिर ऐसे ब्रांच निकला हो, ये फर्स्ट कार्बन एटम पे नहीं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन एटम को छोड़ के अगर कहीं भी ब्रांचिंग हुई है फर्स्ट और लास्ट में ऐसे, इसको और इसको छोड़ के अगर कहीं भी ब्रांचिंग दिखेगी तो समझ जाना कि वो आइसो होगा। और नियो क्या होता है कि नियो मान लो ऐसे होता है, ये एक ऊपर लग गया एक नीचे लग गया, यानी इस कार्बन में देखोगे तो ये कार्बन में ऊपर भी कार्बन और नीचे भी कार्बन, तो ऐसे कहीं स्ट्रक्चर दिखे तो हम क्या समझेंगे कि ये नियो वाला आइसोमर है। ऐसे कहीं स्ट्रक्चर दिखे तो हम क्या समझेंगे कि ये आइसो वाला है। और नॉर्मल तो तुम जानते ही हो यार, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि C4H10 यानी ब्यूटेन को तुम कितने तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो तुम खुद देखो ना यार कि 3, तो सबसे पहले तो 3 तरीके होते हैं। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल मतलब एक लाइन में, यानी N ब्यूटेन को ड्रॉ कर दो। N ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन तुम अपने आप से भर लेना, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ से निकाले, और मैं बताया था कि इस पे और इस पे नहीं लगा सकते हैं तो बीच में कैसे लगा सकते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आइसो, ये क्या कहा जाएगा, आइसो ब्यूटेन। अब देखोगे ना तो ये देखो, क्या नियो पॉसिबल है, क्या तुम बताओ, क्या ब्यूटेन के लिए नियो पॉसिबल है। अच्छा नियो कैसा होता है, नियो तो ऐसा होता है ना, ऊपर भी कार्बन होना चाहिए और नीचे भी कार्बन होना चाहिए। तो यार इसमें कार्बन गिनो ना, 1 2 3 4 5, ओ तेरी, नियो बनाने के लिए मिनिमम तो 5 कार्बन चाहिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन में तो 4 ही कार्बन दिया हुआ है। तो क्या तुम नियो बना पाओगे, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, हम नियो नहीं बना पाएंगे। तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हुए, 2, सिर्फ 2, एक N एक आइसो। तो तुम सिंपल क्या करोगे कि नियो तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि नियो के लिए याद रखना मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए। यहाँ 5 तो नहीं है, यहाँ तो 4 ही है, क्योंकि ब्यूटेन को फार्मूला दिया है 4 ही है। तो क्या लिखोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। पहला तो N ब्यूटेन, दूसरा आइसो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नेमिंग भी करना चाहो तो तुम कर लोगे। इसको हम क्या बोलते हैं नेमिंग में, IPC नेमिंग लेक्चर आपने पढ़ा नहीं होगा, पर मैं कर देता हूँ 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन दे देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो तुम लोग छोड़ दो अभी नेमिंग, ठीक है, क्योंकि नेमिंग रिमूव हो चुका है, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा। बस इतना समझ लो कि आइसोमर्स को ड्रॉ करने के 3 तरीके, जिसमें नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन तो होना ही चाहिए यार, ठीक है। तो N और आइसो पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का फाइनली हमने डन कर लिया कंप्लीटली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट पढ़ो, ये भी 2017 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट तो है यार। पहला पढ़ो, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 कैटायन नॉर C4 एनायन। रीजन बताइए कि क्यों, आखिर क्यों कार्बन C4 कैटायन, ठीक है, या फिर C4 एनायन नहीं बनाता है। अच्छा ये देखो, C4 कैटायन
और C4 माइनस एनायन। देखो एनायन और कैटायन क्या होता है आप जानते होंगे। कैटायन मतलब कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो उसको कैटायन बोलेंगे, और किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो एनायन बोलेंगे। तो ये बताओ, ना ही कार्बन C4 प्लस शो करता है, ना ही कार्बन C4 माइनस शो करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कैटायन कब बनता है, याद करिए, कैटायन कब बनता है? जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम जब रिमूव होता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, यानी कैटायन फॉर्म होता है। और एनायन कब बनता है? एनायन तब बनता है जब कहीं से क्या हो, इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे आ जाए। यस एग्जैक्टली, यानी एनायन कब बनता है? जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, अब ये बताओ कि C4 बनने के लिए कार्बन को अपना चारों इलेक्ट्रॉन तो लूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैटायन तभी बनेगा ना। C4 प्लस, 4 प्लस मतलब कि चार चार्ज है उसके ऊपर। कैसा? पॉजिटिव, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी चारों लूज कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल है यार? 4 लूज करना इज अ बिग नंबर यार। 4 वो मैं बताया तो था कि 4 ना वो गेन कर सकता है, 4 ना वो लूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 जो है लूज या फिर गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो यही रीज़न में हमको लिखना है कि कार्बन C4 प्लस या फिर C4 माइनस। क्यों नहीं C4 माइनस? कब? जब वो गेन करेगा। तो यार C4 प्लस यानी लूज, यानी 4 लूज कर सकता है क्या कभी? यार इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास नहीं है कि हम 4 उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी दें कि वो 4 को लूज करे, या फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है रखने के लिए कि वो 4 हम दे दें तो वो रख लेगा। तो C4 प्लस या फिर C4 माइनस क्या है, क्यों पॉसिबल नहीं है, यही हमसे पूछा है। तो रीज़न क्या होगा इसके पीछे का? क्योंकि 4 लूज करने के लिए या फिर 4 गेन करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है वो। मैं बताया भी था कि 4 लूज करना या गेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास नहीं होती है कि हम दे पाएँ। यार कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और इवन जब वो गेन करता है तो भी वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता ही नहीं है ना यार। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 को लूज करना, गेन करना पॉसिबल क्यों नहीं है, आप समझ गए। ठीक है, तो रीज़न आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है? ऑल्सो स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवलेंट कंपाउंड। फिर से आ गया देखो वो क्वेश्चन कि ये बताओ कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसका रीजन भी दीजिए। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, कल ही बताया था। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? सबसे पहले तो क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से। किससे बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। और कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की जब शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड यार क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से बना है, और कोवैलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग होती है। अब जब शेयरिंग होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा क्या? नहीं यार, वो तो शेयर करके बन जाते हैं बॉन्ड से। ठीक है, एक्चुअल में यार कोवलेंट बॉन्ड जानते हो, ओवरलैप से बनता है। ठीक है, जब शेयर होता है क्या होता है, दो एटम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे छोड़ो। क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है जिसके वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन तो कोई बचता ही नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी काहे का कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी घंटा कंडक्ट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके मस्त बॉन्ड बना के ऐसे सब इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख के ऐसे बॉन्ड बना लिया ऐसे, और बैठा हुआ है आराम से। तो यार फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ड्यू टू क्या है? ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका पहले का रीजन तो समझ आया। ठीक है, दूसरा एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का रीजन बता दिया, आप ये भी बता दीजिए कि उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिंपली यार इसलिए होता है क्योंकि देखो, एक तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं से ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं है, वो शेयर किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन उठाया और दूसरे को ऐसा दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वो शेयर किए, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, और दोनों शेयर करके ठीक है अपना बॉन्डिंग का मजा उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और जानते हो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, ठीक है, ये आप याद रखिए कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, यानी ये इतना मजबूत बॉन्ड नहीं है।
बॉन्डिंग कुछ खास है नहीं, बॉन्डिंग कुछ मजबूत नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके उसी में खुश है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनता है ना, वो वीक बॉन्ड बनता है। और यार वीक बॉन्ड जो होता है, अब जब बॉन्ड वीक होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो यार तुम आसानी से इसके बॉन्ड को तोड़ के मेल्ट कर सकते हो, या फिर आसानी से तुम बॉयल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि इनका लो और मेल्टिंग पॉइंट तो होना जायज है यार। क्यों? क्योंकि यार कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड होती है, एक तो बॉन्ड का जो फोर्स होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो टाइट नहीं होता, एकदम लूज होता है, एकदम वीक होता है। तो यार वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सिंपली तीनों रीजन समझ में आया कि C4 और C- क्यों नहीं बनाएगा। ठीक है, बैड कंडक्टर क्यों है और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटली हमने खत्म कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और इसके बाद ये जो लेक्चर है इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है बी? राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन। देखो मैंने क्या पहला क्वेश्चन में, 1 मार्क का क्वेश्चन में मैं क्या फिर से बताया था, अनसैचुरेटेड साइक्लिक की बात करें तो बेंजीन, और देखो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने को आ गया। तो सिंपल क्या है, फार्मूला में होता है C6H6। हम क्या करेंगे, इस कलर चेंज करते हैं और स्ट्रक्चर को हम फटाक से ड्रॉ कर देंगे। मैंने बताया था कैसे, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को पहले ऐसे बना लो, 6 कार्बन की ऐसे चेन बना लो। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और मैं क्या बताया था, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रखो, यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ तो एक को छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ, तो एक को छोड़ के अगला डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है, अच्छा बेंजीन को जानते हो, एक ऐसे तरीके से भी नोट किया, एकदम मस्त तरीके से मैं बताता हूँ। देखो कैसे बेंजीन को ना तुम सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसको सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बेंजीन तुम देखोगे कहीं कहीं ऐसा दिखता है, ऐसा। और ये जो है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड तुम देख रहे हो डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, ये रेजोनेंस जैसा स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, ये रेजोनेंस एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे तुम आगे बड़े क्लास में, तो रेजोनेंस का ये पाई बॉन्ड ना घूम के कभी यहाँ आता है, फिर ये पाई बॉन्ड घूम के यहाँ आता है, ये वाला पाई बॉन्ड घूम के आगे जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड घूम के आगे जाता है। इसलिए हम ऐसा गोला भी स्ट्रक्चर, यानी बेंजीन को ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और सिंपल बेंजीन आपके सिलेबस तक आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक बार और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आइए, ऐसे बेंजीन को ड्रॉ करेंगे आप, सिंपल सा। ठीक है, ये एक को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड, तो एक को छोड़ के यहाँ, तो एक को छोड़ के यहाँ, यानी ये स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन आप अच्छे से परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, चलिए, तो फाइनली हमारा ये भी जो PYQ का सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यार इससे आसान सीरीज जो है वो PYQ के सेक्शन में नहीं आ सकती है। इसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपके कवर किए, इवन 5 नंबर वाले कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो ऐसे ही आप यार पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका पेपर आने वाला है नज़दीक, हम लोग भी काफ़ी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हेल्प करिए हमारी भी ग्रो होने में। ठीक है, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।